नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 में गए भाग में राजभाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा हमारी हिंदी है और संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है इसे। तो राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। एक विद्वान आलोचक के अनुसार देश की राजकीय व्यवस्था के राजकाज मतलब सरकारी कार्य को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी राजभाषा है। हमारे देश में समय समय पर अलग अलग राजभाषाएं के रूप में काम करती रही हैं। जैसे मुगलों के काल में फारसी थी, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी भाषा। उदाहरण के रूप में जैसे सम्राट अशोक से पहले संस्कृत भाषा का राजकाज चलता था। अशोक ने पाली को राजभाषा का दर्जा दिया। मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। अतः कह सकते हैं कि राजभाषा के द्वारा हम सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो, जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है। तो सत्य तो यह है कि जब से प्रशासन की परंपरा चली है तब से राजभाषा का प्रयोग किया जाने लगा है। राजपूत शासन काल में तत्कालिक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। इसके बाद भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ। मुगल शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की, फलस्वरूप हिंदी के स्थान पर फारसी अरबी भाषाओं को अपनाया गया। लेकिन राजपूत शासकों के राज्य में हिंदी ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। विशेषकर मराठों ने हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देकर के सम्मानित किया। यहाँ तक कि भी अकबर के शासनकाल में फारसी के साथ साथ हिंदी को प्रश्रय मिलता रहा। यद्यपि मुगल काल में राजभाषा फारसी थी, लेकिन मालगुजारी यानी कि व्यापार करने वाले, मालगुजारी उगाने वाले, जागीरदारों का प्रबंध करने वाले तो हिंदू अधिकारी ही थे। इसलिए थे कि वे हिंदी में ही हिसाब किताब रखते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अकबर के काल में भी हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का समय आया था। तो कुछ संकुचित दृष्टि वाले हिंदी भाषी राजनेताओं ने हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें इस बात का भय था कि यदि हिंदी राजभाषा बन गई तो देश के अन्य उच्च पदों पर सिर्फ हिंदी भाषी के लोग ही नियुक्त होंगे, तो हिंदी भाषी लोग पिछड़ जाएंगे। तो संविधान के समक्ष भी यही समस्या एक चुनौती बन गई है। काफी समय तक विरोध हुआ और विचार विमर्श चला। 14 सितंबर 1949 को संविधान की हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा हुई। 26 जनवरी 1950 को यह भारत की राजभाषा बन गई और राजभाषा के बारे में गांधी ने कुछ शर्तें रखी थी जो इस प्रकार हैं। राजभाषा वही भाषा हो सकती है जो सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके। ऐसी राजभाषा संपूर्ण देश में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संपर्क का माध्यम होनी चाहिए और ऐसी भाषा अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। संपूर्ण देश को इसे सीखने में आसानी होनी चाहिए। ऐसी भाषा का चयन करते समय संकुचित हितों की अवहेलना की जानी चाहिए। अब है राजभाषा का संवैधानिक स्थिति जो अनुच्छेद में लिखी हुई है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है हमारे, तो हर बार आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किसको मनाया जाए। तो पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343
1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है भारतीय देवनागरी लिपि के वर्णों का। तो किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान भी कर दिया कि संविधान के आरंभ होने के 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा। इसीलिए आज अंग्रेजी भाषा का भी प्रचलन है जो राजकाज में चलता है, जिसके लिए यह पहले से ही प्रयुक्त होती रही है। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है और भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। इसीलिए भारत की राजभाषा हिंदी नहीं बन पा रही है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 17 के अध्याय 1 में 300 धारा 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित है। तो धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया है। अंकों का यानी कि वर्णों का वही प्रयोग रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। और अनुच्छेद 343 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति के गठन से संबंधित है। 344 में और अनुच्छेद 345, 46 और 47 ये प्रादेशिक भाषाओं से संबंध प्रावधान है। इसमें प्रदेश एक राज्य जो हिंदी भाषा का दर्जा है तो वह पत्र व्यवहार हिंदी में करेगा। यदि हिंदी में नहीं करता तो उसके साथ उसका अनुवाद हिंदी में करेगा। एक दूसरे राज्य को पत्र भेजने वाला यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद करके भेजेगा। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा से संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला कि उनकी भाषा हिंदी होगी। और अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधि अधिनियम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी कि जैसे भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये उसमें आती है। कोई भी भाषा को, बोली को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए इसके अधिनियमित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगली है अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना यानी कि निर्देश देना है। तो इस प्रकार हिंदी के संवैधानिक अनुच्छेद किए गए हैं। अनुच्छेदों में 343 से 351 तक। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की अधिसूचना 59/2 दिनांक 3 दिसंबर 1955 को सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का आदेश जारी किया था, जो 1955 में जारी किया था। इसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जा सकता है, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, और हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, संधि और ऋणों के लिए। तो इस प्रकार ये किया गया है इसका प्रावधान। अब एक प्रश्न और बनता है, राष्ट्रभाषा हिंदी पर टिप्पणी लिखिए। तो वह तो हम राजभाषा कर रहे थे, अब राष्ट्रभाषा क्या है? जो देश के बड़े भूभाग द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो आज के युग में विभिन्न राष्ट्रों का गठन इस प्रकार किया गया कि वे इनमें अनेक प्रकार की भाषाओं का व्यवहार करने वाले
लोग भी समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश की व्यवहारिक सुविधा को सामने रखते हुए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हो सकती है जो सारे राष्ट्र की भाषा कहलाए। तो हिंदी ऐसी है राष्ट्रभाषा जो 10 राज्यों में बोली जाती है। तो सभी देश विभिन्न प्रकार की कसौटियों को सामने रखकर वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक को राष्ट्रभाषा स्वीकार करते हैं और वही राष्ट्र भाषा उस देश की मान सम्मान का प्रतीक बन जाती है। उदाहरण के लिए के रूप में भारत में हिंदी और रूस में रूसी दोनों राष्ट्रभाषाएं हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है कि जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के परस्पर विचार विनिमय का साधन बनती है, संपूर्ण राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, वही राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं ही होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धिशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित होती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र का प्रतीक है। उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है, उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा विद्यमान होती है, उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। आज हमारे देश की अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी को विशेष आवश्यकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसी के लक्ष्य को सामने रख करके संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। समतलता प्राप्ति के बाद आशंकित उन्नति प्राप्त की है और भारत की भाषाओं में हिंदी ही केवल एक ऐसी भाषा जो देश विदेश की बोली समझी जाती है। हिंदी में कही गई बात जनसाधारण तक सरलता से पहुंच जाती है। अब एक प्रश्न और है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार आया प्रश्न पेपर में। तो स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना और भारत के गणतंत्र बन जाने पर जब इस संविधान लागू हुआ तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। तो हिंदी की 11वीं शताब्दी में राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। हिंदी 11वीं 1000 ईस्वी से कारण यह है कि संपूर्ण राष्ट्र के जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श आदि का माध्यम क्या है? हिंदी भाषा ही है। हम कहीं भी बोल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से आजाद हुआ था। तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा को अलग अलग परिभाषित किया था। यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा के रूप में मान्यता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। राजभाषा राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। राजभाषा राजकाज सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग प्रशासनिक, राजकीय, सरकारी कर्मचारी और सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं विविध प्रकार की राजकीय कार्यकलाप राजभाषा के माध्यम से होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा यदि जनता की भाषा है तो राजभाषा प्रशासन वर्ग की भाषा है। राष्ट्रभाषा के शब्द भंडार में देश के विविध बोलियां उपभाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में डला होता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में होता है, लेकिन राजभाषा औपचारिक की सीमाओं में ही बंधी रहती है, यानी कि ऑफिसों में प्रयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। इसमें पूरे देश की जनता, सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म, समाज की धारणाएं, लोगों के सुख दुख, लोक नीति समाहित रहते हैं। लेकिन राजभाषा सिर्फ का संबंध प्रशासनीय, कानून, संवैधानिक नियमों से होता है। और आगे है, राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र के सार्वजनिक स्थलों,
तीर्थों, स्थलों, गली मोहल्ले, उत्सव आदि में, लेकिन राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालय की चारदीवारी के अंदर ही बोला जाता है।